हेलो फ्रेंड्स, वेलकम स्टडी विद रोशन गुप्ता। और आज हम पढ़ने वाले हैं अर्थशास्त्र का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है मुद्रा एवं साख। तो मुद्रा एवं साख की जब हम बात करते हैं तो उसमें दो वर्ड्स आ रहे हैं, मुद्रा और साख। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि जब भी आप एसएसटी पढ़ रहे हैं, जब भी आप क्या पढ़ रहे हैं, एसएसटी पढ़ रहे हैं, तो एक बात का आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना होता है कि आप चैप्टर के नाम को समझ जाएं कि चैप्टर आपको बताना क्या चाहता है। तो सबसे पहले नाम को समझते हैं। नाम में आपका पहला वर्ड है मुद्रा। मुद्रा क्या होता है, तो पहले ध्यान से समझिएगा। मुद्रा मतलब होती है करेंसी। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मुद्रा? करेंसी की क्या परिभाषा है? तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग कि मुद्रा मुद्रा कोई ऐसी चीज है, मुद्रा कोई ऐसी चीज है जो लेन देन के तौर पर प्रयोग की जाए, है ना। अगर मैं किसी से कोई चीज ले रहा हूं तो उसके बदले अगर कोई मुद्रा दे दूं, कोई करेंसी दे दूं, तो एक्सेप्टेबल हो, मतलब सामने वाला बंदा उसे एक्सेप्ट कर ले। जैसे इमेजिन मेरे पास ये किताब है, अगर मैं किसी से आलू खरीदूं, उसकी कॉपी पकड़ा दूं, क्या वो एक्सेप्ट करेगा? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये मुद्रा नहीं है। इसलिए कॉमन सी चीज बनाई गई है मुद्रा, जो हर चीज के लेन देन के बीच में कॉमन चीज है। आप कुछ भी लेते हैं उसके बदले करेंसी दे देते हैं, रुपए दे देते हैं। तो मुद्रा क्या है? लेन देन का एक माध्यम है। तो उसी से एक डेफिनेशन बनती है मुद्रा की कि मुद्रा वह वस्तु है, मुद्रा वह वस्तु है जो विनिमय के रूप में प्रयोग की जाती है। अब यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है, विनिमय क्या होता है? तो विनिमय का मतलब कुछ नहीं होता, विनिमय का मतलब होता है लेन और देन। ठीक है। दूसरा वर्ड है हमारे चैप्टर के नाम का कि साख क्या होता है। तो साख विश्वास है। क्या है? विश्वास है कि जिस विश्वास पर, या फिर आप कह सकते हो कि ऋण वापस करने की क्षमता। देखो, साख का अलग अलग चैप्टर में अलग अलग जगह पे अलग अलग चीजें हो सकती है। हमारे चैप्टर के अकॉर्डिंग साख का मतलब है विश्वास और ऋण वापस करने की क्षमता। जैसे कि आप किसी को लोन देते हो तो आप कहोगे इसकी साख अच्छी है, ये बहुत जल्दी लोन वापस कर देता है। ठीक है। आपने एक और बंदे को लोन दिया, आप कहोगे लेकिन इसकी साख बहुत खराब है क्योंकि वो बहुत टाइम बाद लोन देता है। तो आप साख समझ रहे हैं, ऋण वापस करने की क्षमता ही कहलाती है साख। साख को इंग्लिश में कहते हैं क्रेडिट। शायद आप रिलेट कर पाए, साख को इंग्लिश में कहते हैं क्रेडिट। और अगर कोई लोन वोन लेता है या वो होता है तो उस पर क्रेडिट स्कोर होता है। क्रेडिट स्कोर मतलब साख की गिनती। जिसका क्रेडिट स्कोर ज्यादा होगा इसका मतलब वो टाइम पर लोन वापस कर रहा है, और किसी का क्रेडिट स्कोर कम होगा तो वो लेट लोन वापस कर रहा है। इसलिए क्या करते हैं, बैंक वाले चेक करते हैं कि आपका क्रेडिट स्कोर कैसा है, यानी कि आपकी ऋण वापस करने की क्षमता कैसी है। तो हमने यहाँ दो बातों पे ध्यान दिया, मुद्रा क्या होता है और साख क्या होता है। अब बढ़ते हैं एक चीज की ओर कि अगर मुद्रा नहीं होती तो क्या होता, अगर ये पैसे नहीं होते तो क्या होता। ऐसा एक वक्त हुआ होगा जब मुद्रा नहीं होगी, तो सीधी सी बात है, तब वस्तुओं के बदले वस्तुओं का आदान प्रदान किया जाता था। वस्तुओं के बदले वस्तुओं का आदान प्रदान। क्या इस चीज को कुछ कहा जाता है? हाँ, इसी को कहा जाता है वस्तु विनिमय प्रणाली। क्या कहा जाता है? वस्तु विनिमय प्रणाली, जहां पर वस्तुओं के बदले वस्तुओं का लेन देन किया जाता है। एक बार डेफिनेशन की ओर ध्यान देते हैं। डेफिनेशन क्या है आपकी? तो जब हम वस्तुओं के बदले वस्तुओं को ही आदान प्रदान करते हैं तो उसे वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता है। या फिर और डेफिनेशन बना सकते हैं, वस्तु विनिमय प्रणाली वह प्रणाली है जहां वस्तुओं के बदले वस्तुओं का आदान प्रदान किया जाता है। आप खुद से डेफिनेशन बना सकते हैं। मैं इसलिए कहता हूं एसएसटी की बुक को थोड़ा रीड किया करो और की पॉइंट्स को याद किया करो, आप खुद से बहुत अच्छी डेफिनेशन बना सकते हैं। अब बढ़ते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली, वस्तुओं के बदले वस्तुओं का लेन देन। ठीक है। तो क्या इससे कई सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, जैसे कि आवश्यकताओं का दोहरा सहयोग। ये आवश्यकताओं का दोहरा सहयोग क्या है? जैसे मान लीजिए, मैं दो एग्जांपल लेता हूं, मान लीजिए ये और एक ये। ठीक है। ये है एक कॉपी और ये है एक बॉटल। ठीक है। अगर ये किसी बॉटल किसी ए बंदे की और कॉपी किसी बी बंदे की है, ये बी वाला बंदा चाहता है कि उसे ये बॉटल मिल जाए, लेकिन उसके बदले वो एक कॉपी दे देगा। लेकिन बी वाला क्या कह रहा है, मैं बॉटल तो दे दूंगा बट मुझे कॉपी नहीं चाहिए, मुझे चाहिए गेहूं। अब देख लो, दोनों को एक दूसरे की नीड का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर इसको ये बॉटल देनी है तो इसको भी ये कॉपी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। बट ऐसा पॉसिबल तो नहीं है कि हर वक्त लोगों को सेम चीज की आवश्यकता हो। इसलिए यहाँ पे आवश्यकताओं के दोहरे सहयोग की समस्या सामने आ जाती है। ठीक है। इसलिए इसके बाद क्या होता है कि मुद्रा का जन्म होता है। अचानक से मुद्रा का आविष्कार हो जाता है। तो जो मुद्रा का आविष्कार होता है उससे वस्तु विनिमय प्रणाली का अंत हो जाता है। लेकिन ये कुछ ऐसे नहीं हुआ था, शुरुआत में बातें कुछ अलग थी। जब मुद्रा का निर्माण हुआ तो डायरेक्ट जैसे अभी के टाइम पे सिक्के होते हैं, अभी के टाइम नोट होते हैं, ऐसी मुद्रा नहीं हुई थी। शुरुआत में जब राजाओं ने मुद्रा बनाई तो कैसे मुद्रा बनाते थे, वो गोल्ड की बनाते थे, सिल्वर सोने चांदी इन सब की मुद्राएं बनाते थे। तो लोग पता है क्या करते थे, हम जैसे लोग क्या करते थे, अगर उनके पास सिक्का आया गोल्ड का तो उसको पिघला के क्या करते थे, ज्वेलरी बना लेते थे। और जैसे उस गोल्ड को पिघला के ज्वेलरी बनाते थे उसकी कीमत बढ़ जाती थी। मान लो इतना बड़ा गोल्ड का टुकड़ा है और वो 10 रुपए का है ना, मान लो एक 10 का सिक्का है गोल्ड का,
ठीक है, मैं उसे पिघला दूंगा तो हो सकता है वो 1000 रुपए का काम का आ जाए। इसलिए जो ये वाली मुद्रा प्रणाली थी वो बहुत लंबे टाइम तक नहीं चली। फिर धीरे धीरे क्या हुआ गया, और ज्यादा इनोवेशन आया और एक आ गई आपकी आधुनिक मुद्रा। क्या आ गई आपकी आधुनिक मुद्रा का जन्म हुआ। जो आपकी आधुनिक मुद्रा है, जो कैसी आपकी आधुनिक मुद्रा, वो कई तरीके से होती है, जैसे कागज के नोट, सिक्के, उसके बाद क्या हुआ नेट बैंकिंग आ गई, तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, उसके बाद चेक, है ना, चेक के बाद आपका आ जाएगा यूपीआई एंड नेट बैंकिंग। ये कई सारी तरह से मुद्रा आ गई। अभी आप पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, इन सब के फॉर्म में भी अपने पास करेंसी को रखते हो। तो ये भी क्या है, ये सब डिजिटल करेंसी है। आप कह सकते हो कि ये आधुनिक मुद्रा है। जैसे ही आधुनिक मुद्राओं का प्रचलन हुआ और ये आधुनिक मुद्राएं बहुत बड़े लेवल पर आने लगी, तो एक चीज आपके सामने आई जिसका नाम है बैंक। अब जब ये बैंक सामने आया, तो बैंक आने के बाद क्या हुआ कि बैंक को कंट्रोल करने वाला कोई चाहिए, क्योंकि हमारे इंडिया में कई सारी बैंक थी। पहले ही बैंक प्राइवेट हुआ करते थे, लेकिन फिर इनका नेशनलाइजेशन किया गया, यानी कि सबको गवर्नमेंट किया गया, राष्ट्रीयकरण किया गया। अब तो उल्टा हो रहा है, फिर से सारी बैंकों को प्राइवेट किया जा रहा है। लेकिन पहले एक वक्त ऐसा था कि सारे बैंकों को नेशनल यानी कि राष्ट्रीय बनाया जा रहा था। क्यों? ताकि लोगों का विश्वास बन सके। पहले लोग विश्वास नहीं कर पाते थे कि बैंक भी ऐसा चीज होती है, अगर उन्हें पैसे देंगे कहीं खा ना जाए, कहीं वापस ना करे हमारा, तो ऐसी चीजें लोगों के माइंड में थी। इसलिए गवर्नमेंट ने पहले सारे बैंकों का एक्वायर किया, उन्हें राष्ट्रीयकरण किया उसका, है ना, उन्हें गवर्नमेंट के थ्रू अप्रूवमेंट दिलाई, तो उससे और लोगों का विश्वास बना कि जो भी पैसा हमारा गवर्नमेंट के पास सिक्योर है। तो जो इतनी सारी बैंक है उनकी देख रेख कौन करता है, तो उनकी देख रेख करता है हमारा आरबीआई। आरबीआई का मतलब होता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई का फुल फॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना किस कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1935 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। ठीक है, इसका मतलब जो हेड ऑफिस होता है आरबीआई का वो हमारे मुंबई में है। अब बात करते हैं आरबीआई काम क्या करता है। तो आरबीआई के बहुत सारे काम होते हैं। जितना भी आपका फाइनेंस से रिलेटेड चीजें होती है ना, मुद्रा जारी करना, मुद्रा बनाना, बैंकों को कंट्रोल करना, सारी नीतियों को देखना, गवर्नमेंट के सारे पैसों को देखना, जितनी भी चीजें, या फिर जो फाइनेंशियल बॉडीज है, जो वित्तीय बॉडीज है कई सारी, जैसे कि एलआईसी हो गई, म्यूचुअल फंड्स हो गया, इन सारी, और एक और आता है आपका शेयर बाजार। शेयर बाजार पे पहले डायरेक्टली तौर पर उस पर सेबी उस पर कंट्रोल रखती है, और उसके ऊपर भी आरबीआई उसके ऊपर कंट्रोल रखती है। तो अब बढ़ते हैं, ये तो हो गया चैप्टर का कंप्लीट इंट्रोडक्शन। हमने चैप्टर के बारे में जाना। मुद्रा और साख को अभी नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे। और एक बात और, हमने पूरी सीरीज में क्या है कि नीचे कमेंट बॉक्स में लिंक है, अब जाके बाकी वीडियो भी प्रॉपर देख सकते हैं। एसएसटी कंप्लीट होने वाली है आपको, है ना, हर एक चैप्टर की आपको वीडियो मिलेगी हर एक उसमें। तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में जाएंगे तो वहां पे आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। आप वहां पे जाके किसी भी चैप्टर से, इतिहास का दिया होगा, विकास है, अर्थशास्त्र की भी आपकी वीडियो होंगी, तो वहां जाके आप सारी वीडियोस देख सकते हैं। सेकंड थिंग कि ये सारे नोट्स की आपको पीडीएफ कहाँ मिलेगी, तो जितनी भी आपको वीडियोस है, जैसे इसकी अगर 2-3 पार्ट आए, तो जिस दिन तीसरा पार्ट आ जाएगा, उसका लास्ट पार्ट आ जाएगा, उस दिन सारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको क्या मिलेगा, एक पीडीएफ लिंक मिल जाएगी, जिसमें क्लिक करते हैं आपकी एक पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी। उसे डाउनलोड करके, और ज्यादा बेस्ट रहेगा कि आप उसे कॉपी पे अच्छे से नोट कर लें, या मैं भी पढ़ा रहा हूँ इसके तौर पर आप कॉपी पे एक प्यारा सा नोट बना लें और उसे रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने, मैंने आपको आरबीआई के बारे में समझाया, तो आरबीआई के कार्य क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर कि आरबीआई के कार्य क्या है। तो सबसे पहला आरबीआई का काम है मुद्रा जारी करना, यानी कि आरबीआई क्या करता है, जितनी भी करेंसी होती है उसे जारी करता है। तो इसे आप बना के अंदर एक्सप्लेन कैसे लिखेंगे कि मुद्रा को जारी करने का कार्य आरबीआई द्वारा किया जाता है, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है। और हिंदी में क्या कहते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। और ये ऐसे डायरेक्टली नहीं करती है, ये पहले गवर्नमेंट से परमिशन लेती है, क्या हमें नोट छापना है, कितना नोट छापना है, कितने नोट की नीड है अभी मार्केट में। तो इन सारी चीजों को देखते हुए वो उतने नोट, उतनी मुद्रा को जारी कर देती है। एक और क्वेश्चन यहाँ पे उठता है कि गवर्नमेंट बहुत ज्यादा नोट क्यों नहीं छाप देती, बहुत ज्यादा करेंसी क्यों नहीं बना देती। इसका एक एक्यूरेट रीजन है ना। अगर आपको रीजन जानना है कि भाई गवर्नमेंट कुछ ज्यादा ही करेंसी क्यों नहीं छापती, तो आप कमेंट करिए। अगर अच्छे कमेंट मिले मुझे तो मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि अगर मान लो गवर्नमेंट खूब सारे नोट छाप दे और हर लोग को बांट दे, तो क्या होगा, पूरी गरीबी खत्म हो जाएगी। लोग की सोच है ऐसी, बट ऐसा होता नहीं है। इसके पीछे बहुत ही अच्छा फैक्ट है, उसके बारे में मैं जरूर वीडियो बनाऊंगा अगर आप लोग का सपोर्ट मिला तो बढ़ते हैं। सबसे पहला क्या होता है, इसका पहला काम होता है मुद्रा जारी करना। सेकंड काम क्या होता है, बैंकों का बैंक। ये जो हमारी आरबीआई है, ये बैंकों का बैंक है। हमारा बैंक ये सब होते हैं, इलाहाबाद बैंक, इंडियन बैंक, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, ये सारे हमारे बैंक हैं, है ना। और उन बैंकों का भी कोई बैंक है, तो वो बैंकों का बैंक कौन है, वो है आरबीआई। तो आरबीआई इज द बैंकों का बैंक। इंग्लिश देख रहे हो तो
कुल मिला के जैसे हमारा जो रिलेशन बैंक के साथ है वैसे इन सारे बैंकों का रिलेशन आरबीआई के साथ होगा। जैसे हम अपनी सेविंग्स को कहाँ इकट्ठा करके जमा करते हैं, बैंक के पास। तो ये जो कैनरा बैंक वाले हैं, ये जो बैंक ऑफ इंडिया वाले हैं, ये अपनी सेविंग को पता है कहाँ जमा कराते हैं, ये करवाते हैं आरबीआई के पास। आरबीआई के पास कहते हैं कि आरबीआई भैया ये पैसे बच रहे हैं हमारे पास, इन्हें अपने पास रख लो, ठीक है। उसके बाद अगर इन्हें लोन की जरूरत पड़ गई तो वो भी क्या होंगे, आरबीआई से लेकर आएंगे। अगर कुछ प्लान हुआ तो भी आरबीआई द्वारा फॉलो किया जाएगा। यहां तक कि जो लोन दिया जा रहा है, कितना लोन दिया जाएगा ये भी आरबीआई फिक्स करेगी, और लोन पर इंटरेस्ट कितना लिया और दिया जाएगा ये सारी बातें आरबीआई पहले से ही फिक्स करके रखती है। थर्ड है बैंक व स्वयं सहायता समूहों की कार्य प्रणाली पर नजर। एक होती है बैंक, एक होती है स्वयं सहायता समूह। स्वयं सहायता समूह मतलब कुछ ऐसी फाइनेंशियल बॉडीज जो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ टाइप की, बट उनका काम क्या है कि कुछ लोगों को लोन देना बहुत कम रेट पे। ये लोग क्या होते हैं, एनजीओ होती है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये लोग की हेल्प करने के लिए बहुत कम इंटरेस्ट पर लोगों को लोन देती है। तो इनके ऊपर भी, और जितने बैंक होते हैं उनके ऊपर भी, एलआईसी के ऊपर भी, म्यूचुअल फंड के ऊपर भी, जितने भी ये करेंसी से रिलेटेड, जितने भी फाइनेंस से रिलेटेड बॉडीज हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, सबके ऊपर डायरेक्टली कंट्रोल किसका होता है, आरबीआई का होता है। फिर बढ़ते हैं मौद्रिक नीति की समीक्षा करना। मौद्रिक नीति मतलब मैंने आपको समझाया, जितनी भी प्लान्स बनाती है वो कौन बनाता है, आरबीआई ही बनाती है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका बैंकों की कुछ राशि का नगद संचयन। बैंक की जितनी भी रिजर्व होते हैं, जितना भी पैसा होता है, उसकी कुछ राशि को क्या करती है बैंक, आरबीआई अपने पास रखती है। उसके दो तीन रीजन होते हैं। अगर बैंक के पास एक्स्ट्रा पैसा है तो क्या कराती है, आरबीआई के पास जमा करा देती है। पहला रीजन तो ये है ना, उनके पास पैसा रखने का। सेकंड रीजन क्या होता है कि कई बार आरबीआई ये सोचती है कहीं ये बैंक दिवालिया ना हो जाए, तो कुछ पैसे बैंक के अपने पास रखती है। कल के अगर ये बैंक दिवालिया हो भी जाए तो वो अपने तरफ से कुछ पैसे मिला के उन लोगों को बांट दे जिन लोगों का पैसा उस बैंक में फंसा हुआ है। तो इसलिए भी आरबीआई क्या करती है, कुछ फंड अपने पास रखती है। अगला पॉइंट है आपका ऋण किस प्रकार वितरित किया जाए और इस पर नजर रखती है। मैंने आपको ये बात तो पहले ही समझा दी को किस तरीके से लोन को बांटना है और क्या क्या इंटरेस्ट रखना है, ये सारी बातें आरबीआई। भाई आरबीआई का कार्य लिखो ना तो बहुत कार्य हो जाएंगे, खुद सोच के आप अपने आप से कर सकते हैं। बस एक आइडिया जो मैंने आपको समझाया उससे हेडिंग डालना है और अपने आप से अंदर एक्सप्लेन कर देना है 1-1.5 पेज में, मजा आ जाएगा। मैं आपको जो भी हेडिंग्स पढ़ाता हूँ ना, एक बार इसे घर पे प्रैक्टिस किया करो इसके अंदर एक्सप्लेन करने के लिए, और मैं एक्सप्लेन हो तो एक बार बुक रीड किया करो, ठीक है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपने जाना था कि वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है। वस्तु विनिमय प्रणाली मैंने बता दिया, जब वस्तुओं के बदले ही वस्तुएं दी और ली जाती थी, ठीक है। अब अगला आपका पॉइंट है कि वस्तु विनिमय प्रणाली की सीमाएं क्या है। क्वेश्चन क्या लिखा आएगा कि वस्तु विनिमय प्रणाली की सीमाएं क्या है, ठीक है। तो आपको कुल मिला के क्या सोचना है कि जो वस्तु विनिमय प्रणाली है उससे क्या क्या नुकसान होता था। आपको क्या सोचना है कि वस्तु विनिमय प्रणाली से क्या क्या नुकसान होता है। आप खुद बताओ क्या क्या नुकसान होता है। भाई साहब कई सारे नुकसान है, जब पैसा ही नहीं होगा तो बताओ क्या होगा, हम चीजों से लेन देन नहीं कर पाएंगे। अगर लेन देन करेंगे तो उसका रेट फिक्स नहीं हो पाएगा, किसका पर्टिकुलर रेट क्या है। अभी क्या होता है कि आप 50-50 पैसे का रेट हो जाता है हर चीज का, है ना। कोई चीज 17 की है, कोई चीज 18 की है, कोई चीज 20 की, आप ऐसे कर लेते हैं, है ना। बट पहले तो ऐसा पॉसिबल नहीं था क्योंकि आपको वस्तु के बदले वस्तु देना है, तो दोनों इक्वल होंगे कि नहीं इसका करना दिक्कत होता था। फिर किसी चीज के प्राइस को मेजर करना। अभी क्या होता है, आप कुछ ही पहनते हो, शर्ट ले घूमते हैं, भाई 250 की शर्ट है ना, 150 की जूते हैं, 50 रुपए का चश्मा है, सस्ते लोग है ना, सस्ता ही रेट बता रहा हूं। तो क्या है कि हम ऐसे ही चीजों को मेजर कर देते हैं कि हाँ इसका इतना रेट होगा। पहले बताओ कैसा होता होगा, ओ भाई गाड़ी लाए 2 घोड़े के बराबर होगी, है ना, ऐसे थोड़ी मेजर करोगे, है ना। तो अभी क्या है कि हम हर चीज को मेजर करके रख देते हैं तुरंत। कोई कुछ भी पहन के आता है हम तुरंत बता देते हैं भाई इतने की होगी, है ना, या इतने की होगी, या कितने की लेके आया। तो हम एक मेजरमेंट मांगते हैं, वो मेजरमेंट हमें दिया किसने, इस मनी ने दिया। और ये मेजरमेंट की प्रॉब्लम कब होती थी, पहले होती थी जब ये मुद्रा नहीं थी, तब क्या थी, वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु विनिमय प्रणाली को हम विनिमय नहीं विनिमय, ठीक है, वस्तु विनिमय प्रणाली को इंग्लिश में कहते हैं सीसी इकोनॉमी या फिर बार्टर सिस्टम, दोनों ही इसके नाम है। तो बढ़ते हैं इसकी क्या क्या लिमिटेशंस है। पहला आपका पॉइंट है वस्तुओं का दोहरा सहयोग। मैंने वस्तुओं का दोहरा सहयोग आपको शुरुआत में ही बताया था, जिधर से ये बंदा ये अगर इसको कोई चीज इससे चाहिए तो इसके पास भी वो चीज होनी चाहिए जो इसको चाहिए, तभी तो वस्तुओं का लेन देन हो पाएगा। अगर इसके पास कोई ऐसी वस्तु जो इसे चाहिए बट इसके पास कोई ऐसी वस्तु नहीं जो इसे दे सके बदले में, तो अब क्या होगा, ऐसे कोई लेन देन हो ही नहीं पाएगा। उसका सेकंड पॉइंट आपका धन या मूल्य के संचयन में कठिनाई, यानी कि पैसे को रिजर्व करना। अभी क्या करते हैं हम लोग, सेविंग्स रख लेते हैं, 1-1 लाख 2-2 लाख 3-3 लाख सेव करके रख लेते हैं। पहले जो पैसा ही नहीं था तो किस चीज को सेव करता है। अगर मान लो एक किसान है वो गेहूं उगाता है तो क्या करेगा, अपने गेहूं को सेव करेगा, है ना। और गेहूं को सेव हो सकता है गेहूं में कीड़े लग जाए, हो सकता है
गेहूं सड़ जाए, है ना, और स्टोर करने में भी बहुत जगह की जरूरत होगी। मान लो उसे 5 लाख रुपए इकट्ठा करने हैं, तो 5 लाख का गेहूं बताओ कितनी मुश्किल से रख पाएगा। तो पैसे को इकट्ठा करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी, मूल्य के संचयन में समस्याएं आती थी। अगला पॉइंट है आपका, वस्तुओं का भविष्य में प्रयोग कठिन होता था, है ना। पहले क्या होता था कि अभी आप सेविंग कर लेते हैं, भविष्य में उसका प्रयोग करते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था, जो था आप उसी वक्त यूज कर लिया करते थे, क्योंकि भविष्य में रखने पे क्या होती है, वो चीजें खराब हो जाती है। सेवाओं का मूल्य निर्धारण व विनिमय में कठिनाई, मैंने आपको पहले समझाया, मूल्य निर्धारण यानी कि मेजरमेंट, कि अभी हम किसी भी चीज की प्राइस बता देते हैं कि इसका प्राइस ये है, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। पहले आप फिक्स नहीं कर पाते थे कि इसकी प्राइस क्या है। अगर आप मान लीजिए गेहूं लेने गए, है ना, और उसके बदले आप घोड़ा दे रहे हैं, है ना, तो क्या करेंगे भाई, अभी बस आधा गेहूं है, ऐसा कर आधा घोड़ा काट के दे दे, आधा घोड़ा बाद में दीजिए, बाकी गेहूं लीजिए। क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये सारी चीजों में कई सारी कठिनाइयां होती थी। पहले भी काम होता था, बट प्रॉब्लम ऐसे थोड़ी कि पहले लोग जीते ही नहीं थे, वो लोग ऐसे ही करते थे, घोड़ा दे गए, गेहूं ले गए, चल भी थोड़ा गेहूं बाद में दे दियो, फिर क्या होता था, अटक जाती थी चीजें। लेकिन अब पैसा आ चुका है, एक एक पाई का हिसाब हो जाता है, और अभी तो ये आ गया डिजिटल मनी, वहां तो 50-50 पैसे का हिसाब हो जाता है। अब क्या है कि अगर आप ऑनलाइन पेमेंट कर देते हैं, तो अगर मान लो 195 की चीज है, तो आप करेक्ट 195 ही पे करते हैं। पहले क्या होता था, 195 की चीज है तो आप 200 पे कर देते थे, है ना, या अगर मान लीजिए 1999 की चीज है तो आप 1000 पे कर दिया करते थे। लेकिन अब क्या है कि वो एक एक रुपए भी हम बचा लेते हैं अगर हम ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हस्तांतरण में कठिनाई, हस्तांतरण मतलब क्या होता है, ट्रांसफर, एक चीज को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना। जस्ट इमेजिन, अभी मुझे यहां से 2 लाख रुपए दूसरी जगह भेजने हो, मैं ऑनलाइन कितनी जल्दी भेज दूंगा, करेंसी को कितनी जल्दी भेज दूंगा। लेकिन अगर मुझे 2 लाख रुपए का गेहूं भेजना हो या 2 लाख रुपए का चावल भेजना हो, तो सोचो कितनी दिक्कत होगी। 2 लाख का चावल भेजने में 5,000 रुपए तो मेरे ट्रांसपोर्टेशन पे खर्च हो जाएंगे, है ना। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती थी वस्तु विनिमय प्रणाली के अंदर। नेक्स्ट है आपका स्वयं सहायता समूह। क्या है स्वयं सहायता समूह? ये अभी पीछे भी था, आरबीआई इस पर भी नजर रखती है। तो स्वयं सहायता समूह जरा देखिएगा क्या होता था। पहले क्या होता था, ग्रामीण इलाकों में जो किसान होते थे उन पे क्या होता था, जो लाला वाला होते हैं, है ना, जो जमींदार होते हैं, वो उन पे दबाव बनाते थे, वो उनसे जमीन छीन लिया करते थे, थोड़ा सा लोन देते थे, किसी चीज पे अंगूठा लगा लिया करते थे। तो इन सारी चीजों से बचाने के लिए गांव के ही कुछ लोगों ने एक स्वयं सहायता समूह बनाया था। स्वयं सहायता समूह का काम क्या होता था, वो गांव वालों के पास जितना भी पैसा होता था ना, सेविंग्स, वो सबको स्वयं सहायता समूह अपने पास रख लिया करती थी। उससे एक फायदा क्या होता था कि गांव वालों की सेविंग्स एक जगह पे इकट्ठा हो जाती थी, पहला फायदा। और दूसरा फायदा क्या होता था कि जिस भी किसान को पैसों की जरूरत होती थी, वो स्वयं सहायता समूह उनको क्या कर देती थी, पैसा दे देती थी, या तो बहुत कम ब्याज पे या तो बिना ब्याज के। ठीक है, या तो बहुत कम या तो बिना ब्याज के वो पैसे उन्हें क्या कर देती थी, दे देती थी। किसान का जैसे ही काम होता था वो उन्हें पैसे वापस कर देते थे। तो स्वयं सहायता समूह देख रहे हो कितना प्रॉफिटेबल था। तो किसानों के लिए, और जो रूरल एरिया है, गांव वाला इलाका है, ग्रामीण इलाका है, वहां पे स्वयं सहायता समूह चलाया गया था। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन क्या बनता है, सबसे पहले इसका क्वेश्चन देखिए, स्वयं सहायता समूह क्या है और गरीबों के लिए स्वयं सहायता संगठनों के पीछे मूल विचार क्या है, यानी कि स्वयं सहायता समूह से गरीबों को क्या क्या फायदा होता था। तो बढ़ते हैं फायदे की ओर। पहला फायदा था स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना। जैसे स्वयं सहायता समूह कुछ पैसे उपलब्ध करवा देती थी किसानों को, तो उससे क्या होता था कि जो किसान होते थे वो प्रेरित होते थे, मोटिवेट होते थे कि भाई पैसा तो बहुत आसानी से मिल जाएगा, ज्यादा ब्याज की भी है, चलो कुछ अपना ही रोजगार चालू करते हैं। तो स्वयं रोजगार के लिए प्रेरित होते थे, मोटिवेट होते थे। सेकेंड पॉइंट है शोषण से बचना। जो आपके लाला होते थे, जमींदार होते थे, वो शोषण करते थे किसानों का, उन्हें कम पैसे देते थे, बहुत ज्यादा ब्याज लेते थे, कोई लिखा पढ़ी नहीं होती थी, उनकी जमीनें हड़प ली जाती थी, है ना। तो कई सारी चीजें होती थी। तो उनसे शोषणों से बचाने के लिए क्या हुआ, स्वयं सहायता समूहों का गठन हुआ। अगला आपका पॉइंट है थर्ड, कर्जदारों को ऋण जाल से बचाना। जो कर्जदार होते थे, एक ऋण जाल होता है, ऋण जाल यही क्वेश्चन आता है कि ऋण जाल क्या होता है। ऋण जाल अभी उस क्वेश्चन को भी पढ़ेंगे। तो ऋण जाल का सीधा सा मतलब है कि कर्ज में फंसते जाना, एक कर्ज के बदले दूसरा कर्ज ले लेना, उसे चुकाने के लिए तीसरा कर्ज ले लेना। तो ऋण जाल से बचने के लिए भी हमारा स्वयं सहायता समूह हेल्प करता है। और लास्ट है स्वावलंबन व रोजगार। स्वावलंबन क्या होता है, यानी कि खुद पर विश्वास और खुद से कुछ काम करने के लिए प्रेरित होना और खुद रोजगार बनाना। तो ये सारी चीजें क्या होती थी, इसका फायदा होता है। बहुत लंबी वीडियो चली गई है, तो आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं कि समर्थक ऋणधार क्या होता है। तो समर्थक ऋणधार क्या होता है, आप खुद ही सोचिए। समर्थक ऋणधार में एक शॉर्ट में आपको बता दे रहा हूं, गिरवी रखना किसी सामान को। जो आप सामान गिरवी रखते हो ना, उसी सामान को कहा जाता है समर्थक ऋणधार। मान लीजिए आप लोन लेने गए और आपने अपने घर के प्रॉपर्टी के कागज रख दिए, है ना, गिरवी, तो वो जो कागज है उसी को कहा जाता है समर्थक ऋणधार। देखिए बुक की लैंग्वेज थोड़ी अलग ही होती है। देखिए बुक के लैंग्वेज में क्या लिखा हुआ है कि
उधारदाता उधार प्राप्तकर्ता समर्थक ऋणधार के रूप में ऐसी परिसंपत्तियों की मांग करता था जिन्हें बेचकर वो अपनी ऋण की राशि वसूल सके। ठीक है, जो कर्ज देने वाला था वो कर्ज लेने वाले से कुछ ऐसी चीज लेता था समर्थक ऋणधार कि अगर कल गए वो ऋण वापस ना कर पाए ना तो वो जो समर्थक ऋणधार है उसे वो बेच दे और अपनी वसूली कर ले। तो यह है आपका समर्थक ऋणधार। अगर आपको नोट्स होंगे तो जैसे 3 वीडियो कंप्लीट होगी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, और अगर ये वीडियो आप कई दिनों बाद देख रहे हैं तो हो सकता है कि अब तक डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ की लिंक हो, लेकिन अगर आप रिसेंट वीडियो देख रहे हैं तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा यहाँ पे लिंक आने में। और ऐसे ही चैनल पे सपोर्ट बनाए रखिए फ्रेंड्स। मिलते हैं न्यू वीडियो में कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट रोशन गुप्ता 1804 और फेसबुक पेज स्टडी विद रोशन गुप्ता, यार नाम भूल जाता हूँ कभी कभी मैं। फेसबुक पेज क्या आपका स्टडी विद रोशन गुप्ता के नाम से आप वहां पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, जो भी करना है करो। रिप्लाई मिलता है, थोड़ा लेट हो जाता है कभी कभी, कई बच्चों तो गुस्सा हो जाते हैं आप तो वीडियो में कहा था रिप्लाई करने के लिए किया नहीं, फिर पहले जाके उन्हें करना पड़ता है, बट मैं रिप्लाई कर देता हूँ। आप पे जो भी प्रॉब्लम हो आप वहां से जाके पूछ सकते हैं। सो होप फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी हो। इसका सेकंड पार्ट के साथ सून मिलेंगे फ्रेंड्स। मिलते हैं नई वीडियो में कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन के